रशियन रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन ठीक है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। नाउ दैट मीन्स सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म, हाँ बोलो। So socialism यानी मतलब जो भी सारे लोग हैं मतलब उन्हें equal rights मिले, equal equality है। सर ये एक आइडियोलॉजी है। ये एक कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है। सर कार्ल मार्क्स ने सर कम्युनिज्म दिया था। अब देखो सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म उसी की आइडियोलॉजी पे बहुत कुछ चल रहा है, फिर उसे लेनिन ने आगे लिया। सोशलिज्म का मतलब है कि ऑल पर्सन्स इन द सोसाइटी हैव इक्वल प्रॉस्पेरिटी एंड वॉट एवर इज द लैंड इज देयर और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आर देयर, इट इज कॉमन टू कम्युनिटी। वो किसी एक का नहीं होगा। जो जमीन भी होगी, जो रिसोर्सेज होंगे, वो एक कम्युनिटी की होगी, या सरकार की होगी या कम्युनिटी की होगी, और सबके पास सब चीज़ें बराबर होंगी। समझ में आई? सबको बराबर वेतन मिलेगा। मतलब एक मजदूर को जितना वेतन मिलेगा वही हाई प्रोफाइल इंजीनियर डॉक्टर को भी मिलेगा। आपने बताया था बात समझ आई? इसको क्या कहेंगे? सोशलिज्म। अगर सबके घर में फ्रिज होगी तो कैलविनेटर की ही फ्रिज होगी। अगर किसी ने वोल्टास की फ्रिज ले ली तो ये अपराध माना जाएगा। ये एक एक रुपए बराबरी में होगा। ये 1939 में जब लेनिन ने वहाँ रेडियो में अनाउंस किया कि अब आप लोगों को मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमारे यहाँ आज से सबको 2 रोटी मिलेगी, हमारा देश पर्याप्त तरक्की कर। बात समझ आई कि नहीं? तो आप ये समझिए, ऐसी स्थिति में बात नहीं करो, बात नहीं करिए। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले, मेहनत करने वाले हैं, उनके लिए कोई मोटिव नहीं रह जाएगा। वो क्यों मेहनत करेंगे जब सबको सामान ही मिल रहा है? तो ऐसे में किसी के क्या कुछ एस्पिरेशंस रह जाएंगे? कोई कुछ भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये चीज़ वहाँ सोशलिज्म नेचुरल थी। रशिया में लोग क्या करते थे? चीज़ों को कम्युनिटी के बेस पर बांट कर ही काम करते थे। तो इसलिए ये सोशलिज्म यूरोप, ये रशिया में ही फैला, और आज तक सिर्फ सोशलिज्म रशिया में ही है। बात समझ में आई कि नहीं? और कहीं नहीं चल पाया। तो ये विचारधारा कहाँ रह गई बताइए? वहाँ के लोग इक्विपमेंट और ये सब सारी जमीन एक साथ इकट्ठा करके ही खेती करते थे। तो हम इसको देखेंगे और इस विचारधारा का यूरोप में क्या इम्पैक्ट पड़ा ये भी देखेंगे। ठीक है? सर नेचुरल सोशलिस्ट पीजेंट्स को कहते हैं। हाँ, जो नेचुरल सोशलिस्ट थे, जो रशियन पीजेंट्स थे, वो नेचुरल सोशलिस्ट। वो साथ में ड्यूटी करते हैं। अब देखें, थोड़ी चीजें देखें। तो दैट इज सोशलिज्म का मतलब कि लैंड इज ओन्ड। ये किसके द्वारा ओन्ड है? बाय कम्युनिटी या सोसाइटी, या फिर ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट। समझ आई बात कि नहीं? एंड नॉट बाय इंडिविजुअल। Whatever profit comes from it, it is distributed equally. However, family size is also taken under granted. फैमिली साइज भी लिया जाएगा। ज़्यादा बड़ा परिवार तो उसे ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है? एज पर फैमिली साइज। नाउ अब देखिए, इन 1700 से 1800 की बात कर रहा हूँ। तो 1750 से आप देखिए सारी क्रांति शुरू हो गई थी। तो इसके पहले भी हमने देखा कि ये बास्तीन की जेल कब टूटी थी? 1779 में। 89 में टूटी थी। तो उसके बाद से आप देखिए 1789, तो आप 90 ले लीजिए,
और 1870 तक ये वो पीरियड था दैट इज ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन कंट्रीज हैव ए रिवोल्यूशन. नाउ दे वर थिंकिंग टू व्हाट काइंड ऑफ government should be formed. Either it should be liberal, either it should be socialist, either it should be democratic, either it should be nationalist. समझ आई बात कि नहीं? तो अलग अलग फॉर्म हमने आपको बता दी. एक बताई डेमोक्रेटिक, एक नेशनलिस्ट, एक कम्युनिस्ट, एक सोशलिस्ट, एक फासिस्ट, एक एक्सट्रीमिस्ट. बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, ये हम लोगों ने बहुत तरीके की गवर्नमेंट थी. अब इसमें डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट में क्या अंतर है? सर डेमोक्रेटिक तो सर नेशनलिस्ट को हुआ मतलब सारे जो नेशन है मतलब अपने कंट्री के लिए मतलब ये मतलब पेट्रियोटिज्म. बहुत अच्छी बात, ये अच्छी बात है. डेमोक्रेटिक को सर वो यानी कि देखो, डेमोस का मतलब ही होता है पीपल, पब्लिक. तो पब्लिक का रूल हो, रूल ऑफ पब्लिक, यानी हमने गवर्नमेंट चुन ली, हम चला रहे हैं, उसने हमको अधिकार दिए. सो दैट इज गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पब्लिक. गवर्नमेंट वर्क्स फॉर पब्लिक एंड गवर्नमेंट इज ऑफ पब्लिक. पब्लिक के लिए है, पब्लिक की है, ठीक है कि नहीं? उसी के लिए वो आंसरेबल है. दैट इज, ये किसके द्वारा होता है बताइए? दैट इज गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय जो पीपल है, वहाँ के जो सिटीजन होंगे वही तो करेंगे कि नहीं? अच्छा, नेशनलिस्ट में क्या होता है कि एवरीबडी, नेशनलिस्ट एक राइट विंग माना जाता है. नेशनलिस्ट का मतलब एवरीबडी इज लिविंग फॉर नेशन, कि हम अपने देश के लिए, ये ऐसी चीज़ है कि बस राष्ट्रवाद, हमारा राष्ट्र बढ़े, हम बढ़े चाहे ना बढ़े, ऐसा होता है. तो नेशनलिज्म का क्या मतलब है कि द सिटीजन ऑफ ए नेशन लिव फॉर नेशन, दे कैन एक्सटेंड, दे कैन डू सेक्रीफाइस अप टू एनी एक्सटेंट. जैसे आरएसएस है, ये राष्ट्रवादी संस्था है, तो ये क्या करती है? मान लो इसके लोग, नेशनलिस्ट का मतलब है कि जो अगर वहाँ के लोग नेशन के लिए जीते हों तो नेशनलिज्म कहेंगे. ऐसा यूक्रेन से देखने को तो नहीं मिला. सर जर्मनी में वर्ल्ड लड़ाई हुई है तो वहाँ जितना उसका पैसा मिला है 10% ही उन्होंने लड़ाई में रखा है, सब अफसरों ने अपने घर में भर लिया. अगर वो नेशनलिस्ट होते तो जितना नाटो कंट्री ने दिया है, इवन जेलेंस्की ने भी अपने घर खूब भर लिए. तो यही तो सबसे बड़ा क्लैश है. वो कह रहे हैं हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, सब टैंक दे रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? बल्कि वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, लेकिन वो युद्ध में नहीं यूज हो रहे हैं. तो ये घपलेबाजी नहीं होती नेशनलिस्ट में. दे आर ट्रू नेशनलिस्ट, दे आर नॉट करप्ट. बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? सो नेशनलिज्म ऐसा होना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी ने कहा कि देश हमारा खतरे में है 71 में, और ट्रक गए थे खाली और सोने से भर के लोगों ने बाले और झाले डाल दिया, बोले ये सब देश के लिए समर्पित है, जितना भी है, जिसके पास मंगलसूत्र निकला तो ट्रक भर भर के सोना है, बोले लगाओ देश में. ऐसा 71 में देखने को. ठीक है, बात समझ आई कि पर्सन कैन सेक्रीफाइस. और ऐसा जो कंट्री होगा, चाहे जापान कह सकते हैं, ऐसा कंट्री हो सकता है, तो जो अपने नेशन के लिए जीते हैं. इजराइल नेशनलिस्ट, दूर दूर से लोग सब कुछ छोड़ के आए. जैसे आप ये देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के जो भी हैं सब ज्यूज हैं, यहूदी. बोले हमारा, बोले बाइडेन को जा रहे हो इजराइल की नहीं बात करो, उसकी सपोर्ट करो, नहीं तो यहाँ से हम जाएंगे वहाँ बंदूक पकड़ के चलाएंगे, हम अपनी इतने 1000 करोड़ की कंपनी सब छोड़ देंगे. और जितने बड़े 95% बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी ज्यूस की. ज्यूस कहाँ के हैं? इजराइल के. ज़ोराथ्रिस्ट उनके पैगंबर थे, जो राष्ट्रीय, और फिर उसी से वो बने. समझ में आ गई बात? आइंस्टीन भी ज्यूस थे. हाँ, आइंस्टीन भी, उनको भगाएंगे. तो नेशनलिस्ट का क्या मतलब है कि दैट पीपल आर कैन डू सेक्रीफाइस फॉर नेशन. ठीक है, एक होता है कि हमने चुन ली, बात खत्म, हमें क्या लेना देना है, हमारी सरकार हमारे लिए काम कर रही, हम साहब हैं, वो डेमोक्रेटिक है. लेकिन डेमोक्रेटिक में अगर नेशनलिज्म भी मिल जाए तो बड़ी बात हो जाती है. ठीक है, तो दैट इज पीपल आर रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर नेशन.
कम्युनिस्ट का क्या मतलब है? कम्युनिस्ट का मतलब है सर मुझे सर जो नेशनलिस्ट है उसे पेट्रियट का तो सिनोनिम भी कह सकते हैं क्या? सर जो नेशनलिस्ट है उसे पेट्रियट का सिनोनिम भी कह सकते हैं। वो तो होता ही है, उसमें क्या पूछना। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट देखिए, कम्युनिज्म का मतलब है कि मजदूरों का शासन। एक होता है एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट, अमीरों का शासन, दैट इज द रूल बाय एलाइट। बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अंबानी, अडानी, अगर इनका शासन है तो कहेंगे एरिस्टोक्रेटिक रूल। किसका शासन? पूंजीपतियों का शासन, पूंजीवादियों का, दैट इज कैपिटलिस्ट। If it is a rule of capitalists, then it is known as aristocratic rule. सर चाइना में तो कैपिटलिज्म है सर। चाइना में कम्युनिज्म। अब देखो एरिस्टोक्रेटिक रूल का क्या मतलब है, अभी सब बताएंगे, यहाँ सब पता चल जाएगा। रूल ऑफ कैपिटलिस्ट, पूंजीपतियों का शासन, वो जैसा चाहेंगे वैसा नचाएंगे, यहाँ तक कि वो सरकार को भी चलाते हैं। होता क्या है, दे स्पॉन्सर द गवर्नमेंट, दे एड फॉर द गवर्नमेंट, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट जीत जाती है, इस तरीके से। लेकिन कम्युनिस्ट का क्या मतलब होता है? मजदूरों का शासन। ऐसे कहेंगे कम्युनिज्म का इस डिसएसोसिएशन, मजदूर संगठन, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। तो जब वो ऐसा कहेंगे कि ये यूनियन रेलवे मजदूर यूनियन, यहाँ की मजदूर यूनियन, या कहीं की भी मजदूर यूनियन है, मजदूर लोगों के बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि तुम्हारा ही शासन होना चाहिए, और तुम उखाड़ फेंको। वहाँ जो डायरेक्टर बैठा है, मैनेजर बैठा है, उसको क्या करो? उखाड़ फेंको। सब जितनी तुम्हारी फैक्ट्री वो तुम्हारी ही है। जो तुम्हारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कहीं कहीं पर, जैसे हम लोगों ने देखा था सामंतवादी, जो पहला कौन सा था? क्लर्जी, और दूसरे कौन से थे? नोबेलिटी। तो नोबेलिटी में सब राजा अपने लोगों को बांट देता था, वो लोग टैक्स देते थे कि नहीं? तो बाद में ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को हटा दिया गया था, टैक्स वाला सिस्टम, तो ये सामंतवादी प्रथा थी। तो मार्क्स ने कहा जितने भी सामंत है जो तुमसे टैक्स ले रहे हैं, दीज आर टू बी इरेडिकेटेड, इनको चाहे किल करो चाहे कुछ करो, इनका पैसा लूटो। तुम मजदूर हो, तुम ही तो असली मालिक हो। और अगर जरा सोचो, ऐसे में फैक्ट्री इनके हाथ में आ गई, मजदूरों के हाथ में आ गई, डायरेक्टर को मार दिया, फोर्स करें जो भी, अब इनके हाथ में फैक्ट्री आ गई। ऐसे में एक मशीन बंद हो गई तो कहेंगे हमें क्या, जितनी बची उसी का प्रॉफिट कमाओगे। किसी मजदूर से कह देंगे चलो मान्या तुम इस मशीन पे पैसा लगो, बोला खर्च कर दिए बच्चों पे, अब कहाँ से लगाएं? यही तो बोलेंगे कि नहीं? कोई लगाएगा मजदूर क्या? नहीं लगा सकता। तो वो एक मशीन अगर खराब हो गई, हो जाने दो, उसकी उस फैक्ट्री की वेस्टर्न वॉल गिर गई, पश्चिमी छोर की, बोले गिर जाने दो, हम 3 तरफ काम कर लेंगे, ऐसे ऐसे काम कर लेंगे। वो उसी में काम करेंगे जब तक फैक्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाएगी। डायरेक्टर होता तो वो कमाई करता था, वो उसमें लगाएगा भी, प्रॉफिट भी करेगा साथ में, लेकिन क्या मजदूर लगाएंगे? अल्टीमेटली दे बिकम करप्ट, वो वहाँ काम भी नहीं करना चाहेंगे। हमारे यहाँ केरल और पश्चिम बंगाल को कम्युनिस्ट ने ही बर्बाद किया, और कम्युनिज्म हमारे पास आया कहाँ से? चाइना से आया। चाइना को भी बर्बाद कर देता, लेकिन वो जो वहाँ की रेड आर्मी है वो बहुत पावरफुल है। तो इस वजह से कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट शासन है, लेकिन आर्मी का शासन है। वहाँ जिसमें कोरोना के निशान पाए गए, जिप वाले बैग में डाला, डंप कर दिया जिंदे को। अब 20 लाख लोगों का जो जलाया, तो 20 लाख लोगों की जो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट से रेडिएशन पता किए गए कितने लोगों को यहाँ चला। वो कहता हमारा तो पूरे कोरोना में 2,000 मरे। तो आप समझ गए, कम्युनिस्ट इज द रूल बाय पुअर, रूल बाय वर्कर, समझ सकते हो? समझ आया? या ये भी कह सकते हैं रूल बाय कम्युनिटी, कम्युनिटी जिसकी होगी वही रूल करेगी। तो दिस इज रूल बाय कम्युनिटी। तो इसके बारे में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, मार्क्स का क्या सिद्धांत था, कार्ल मार्क्स का, सबका पढ़ेंगे। सोशलिज्म, दैट इज द बेनिफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इसका क्या मतलब है? तुम्हारी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन तुमको फायदा मिलता रहेगा काम, हाँ जो भी है। तो बेनिफिट या जो प्रॉफिट इज
फासिज्म क्या है? फांसी, ये आप ये समझ जैसे नाजिज्म है, ये फासिज्म। इट इज ए काइंड ऑफ व्यू। हाँ बोलो। सर फासिज्म में तो एडल्ट हिटलर का रोल था उसमें। सोशलिज्म और सोशलिस्ट सेम होता है। हाँ ये तो सही हो गया। जो फॉलो करते हैं आइडियोलॉजी को सोशलिज्म। अगर मान लीजिए फासिस्ट है, इफ यू आर फॉलोइंग ए आइडियोलॉजी, देन द अदर हु आर नॉट फॉलोइंग द आइडियोलॉजी, दीज आर टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम सोसाइटी। फासिस्टवाद का मतलब क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट विजन। जैसे मान लीजिए एडोल्फ हिटलर ने कहा नीली आंखों वाले जो जर्मन हैं वही श्रेष्ठ हैं। आर्यंस, जो भी आर्यंस है, अदर हैज टू बी किल्ड, बाकी को मार डाले। तो इस तरीके का जो विजन है वैसा ही फासिज्म भी होता है। इट इज ए काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट विजन। जैसे कई लोग मोदी को कहते हैं ये फासिज्म है, लेकिन ये एक तरीके का, बातें जैसी भी हो, ऐसा तो है नहीं इंडिया में कि कोई फासिज्म चल रहा है। हाउएवर ऐसा हिटलर ने किया, ठीक है। नाजिज्म और फासिज्म का मतलब है एक्सट्रीमिस्ट रूल। कैसा रूल? एक्सट्रीमिस्ट। जैसे किम जोंग उन कहता है उसका फासिज्म ही है। कहता है सुबह रेडियो में बोल देगा आज जो लाल कपड़ा पहन के निकलेगा उसका सर काटा जाएगा। ठीक है, सैनिकों को लगा दिया, काटो सर। ये 4 तरीके के हेयर स्टाइल है, 5वीं तरीके के जो बनाएगा उसका सर काटो। तो फासिज्म क्या होता है? ऐसा वहां चल रहा है नॉर्थ कोरिया में। इट इज एक्सट्रीमिस्ट रूल। ओके, और ये दोनों एक ही चीज हो गई। एरिस्टोक्रेटिक तो तुमको समझ में आ गया। आगे जो इन्होंने बात की है कि कंजर्वेटिव और लिबरल्स, 2 चीज और जोड़ो। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स। हाँ, रूढ़िवादी, दैट इज ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं। रेडिकल भी इनको कह सकते हैं। तो रेडिकल थोड़ा सा अलग है, चलो अलग से बताएंगे। चलो, इसका मतलब है कि दोज हु वांट स्लो चेंज इन सोसाइटी, वो कहते हैं अरे राजा का शासन हट जाएगा, मोनार्की को हटा दोगे तो कैसे लोग चला पाएंगे, ये नई डेमोक्रेसी चलो नहीं पाएगी, राजा को रहने दो। और राजा तो गॉड ने भेजा है, जीसस क्राइस्ट उसके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। तो इस तरीके से इट इज बेस्टोड बाय एंजल्स, इसको तो परी लोगों ने और बहुत बड़े देवदूतों ने हाथ रखा हुआ है। सो राजा का शासन। कंजर्वेटिव क्या कहेंगे? दे वांट स्लो चेंज इन सोसाइटी, स्लो चेंज आना चाहिए, ठीक है, जल्दी चेंज नहीं आना चाहिए। तो अब कंजर्वेटिव्स वांट स्लो चेंज। अच्छा, अभी इस चैप्टर में रिवोल्यूशनिस्ट भी आएगी। रिवोल्यूशनिस्ट का क्या मतलब है? दे वांट रिवोल्यूशन, 180 डिग्री रिवॉल्व हो जाए। जो आज ये है ऐसा हो जाए, ब्लैक से व्हाइट, फास्ट चेंज। जो रिवॉल्व कर दे चीज को उसे रिवोल्यूशन कहें, क्रांति ला दो। रिवॉल्व से ही रिवोल्यूशन बना है। दैट इज 180 डिग्री फेज रिवर्सल, जस्ट अपोजिट। रिवोल्यूशनिस्ट का मतलब क्या बताइए? These can lift weapon। रिवोल्यूशनिस्ट ये होते हैं हथियार भी उठा लेंगे। अगर फ्रेंच रिवोल्यूशन बढ़ा है तो तुम जान लेना वहाँ बास्टील से जो लूटी गई बंदूकें थी वो यूज की गई होंगी। रिवोल्यूशनिस्ट आर रेडी टू टेक वेपन एंड किल एनीबॉडी। ये रिवोल्यूशनिस्ट तो दे कैन फाइट, ये लड़ते हैं फॉर फास्ट चेंज। These can lift weapon। ये चीज हो गई। लिबरल्स देखो, सर फाइट फॉर फास्ट चेंजेस को इंस्टेंट चेंज कह सकते हैं। इंस्टेंट तो कोई सोसाइटी में चेंज नहीं आता। कई साल यहाँ 3 बार रिवोल्यूशन हुए, फ्रेंच फर्स्ट रिवोल्यूशन, सेकंड रिवोल्यूशन, 1840 में थर्ड रिवोल्यूशन हुआ। आप ऐसे समझिए 70 साल लग जाते हैं, फिर भी ये बहुत जल्दी चेंज माना जाएगा सोसाइटी में। इतना भी हुआ, सोसाइटी तो इतनी जल्दी नहीं होती ना, अचानक तो नहीं होती। अब ये देखो, लिबरल्स का मतलब उदारवादी। दे वांट मोर लिबर्टी। तुम उनको कहोगे ठीक है, आपको प्रॉपर्टी रखने की भी स्वतंत्रता है, आपको बोलने की भी आज़ादी है,
तो बोलने की बात, प्रॉपर्टी भी रखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मेरे बारे में जानने की भी आज़ादी, RTI करते हैं कि नहीं लोग, हर चीज़। तो आप कहोगे नहीं और आज़ादी दो, मुझे छड़ी घुमाने की दो, सर पे किसी के चोट लगे तो लगे, बट मुझे और आज़ादी चाहिए। लिबरल्स ऐसे, लिबरल्स आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। उन्हें अपनी आज़ादी से मतलब है, उनको देश से भी मतलब नहीं है। वो अपनी आज़ादी के लिए, जो भी हमारे यहाँ लिबरल्स हैं, वो देशद्रोही हैं वास्तव में। बहुत सारे ऐसे हैं, दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम चाइना। वो कहते हैं सारा वर्ल्ड एक है और सब लोग एक हैं, बस मुझे लिबर्टी चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं। दीज आर, ऐसा हो सकता है, समझ में आ गई कि नहीं? सो इसलिए लिबरल्स आर ओनली कंसर्न फॉर, ऐसे मत करो किसी की चोट लगी नहीं। सर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं हाँ? सर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को भी सपोर्ट नहीं। वो हम समझा रहे, वो लिबरल बन गए, बोले देखो हमने हमारी किसी की लगे, उसे नहीं करना। तो लिबरल्स का मतलब है, क्या पूछा है? सर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को भी सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट नहीं करते, वो तो अलग बात है, करना चाहिए पर नहीं करते। सर वुमेन्स लिबरल्स दे वांट मोर एंड मोर लिबर्टी, उनको और किसी, दे आर नॉट नेशनलिस्ट, इतनी सीधी सी दीज पर्सन। सर मतलब वो फास्ट चेंज चाहते थे, बट उसमें थोड़ी बहुत कंजर्वेटिव्स की भी आइडियाज थे। कंजर्वेटिव, अब जैसे धीरे धीरे कंजर्वेटिव कहते हैं अच्छा यहाँ से मोनार्की नहीं हटनी चाहिए, अच्छा ठीक है, डेमोक्रेसी आ गई, अब और मत बदलो, अब फिर रिवोल्यूशन, अच्छा ठीक है रिवोल्यूशन, जहाँ है वो ये नहीं कि मोनार्की ही चाहते हो, जब बदल जाता है फिर वो वहाँ देखने लगते, नहीं बदलो ना, जहाँ है फिर वो सेट हो गए, नहीं अच्छा अब और ना बदलना, फिर किसी ने और रिवोल्यूशन किया, फिर यहाँ अच्छा अब ना बदलना। कंजर्वेटिव, मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ कि मोनार्की ना समझो, क्या अभी कोई मोनार्की कहेगा ऐसा तो ये आउट ऑफ फेज हो जाएगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा, राजा लाओ, राजा कहाँ से ले आए, राजा थोड़ी ना होते हैं क्या, लेकिन अभी भी कंजर्वेटिव है, दे डू नॉट वांट एनी चेंज, इसलिए वो कभी रिवोल्यूशन नहीं करते। अब जो रिवोल्यूशनिस्ट हैं, उन रिवोल्यूशनिस्ट में कोई रिवोल्यूशन कर रहा है, कुछ हो सकता है उसमें लिबरल हो जाए, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि नेशनलिस्ट भी आ जाए, अच्छा राष्ट्रवादी, हम राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, तो राष्ट्र के लिए हुए तो नेशनलिज्म हो गए, और अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ जाए तो लिबरल। बात समझाएं? तो कभी कभी रशिया में जब ये लेनिन और स्टालिन आए तो ये तीन मिल के भी लड़े, तो अब हम वहाँ पर वो देखेंगे कि क्या क्या है, बस एक बार नाम तो हमें पता लगनी चाहिए कि क्या है। These persons want more and more liberty, okay? More liberty. अब देखो, और ये नाउ रेडिकल्स देखो, रेडिकल्स वांट मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, रेडिकल श्रीलंका की तरह बोले यहाँ पर सिंघली का शासन होगा, तमिल को कोई नौकरी नहीं है। 80% वहाँ सिंघली थे श्रीलंका में, और 20% तमिल से बोला तुम्हारी भाषा भी नहीं राजभाषा होगी और तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो 20% लोग, दैट इज लिबरेशंस ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम, वो आतंकवादी बन गए। आप समझिए कि किसी घर में 4 सदस्य हैं, बॉम्ब से अटैक भी कर, भाई आप समझिए कि व्योम के घर में 4 सदस्य हैं, 3 लोगों से पूछ लिया गया कि कौन सा टीवी लाए, कोई कह रहा फिलिप्स का, कोई ओनिडा का, तो कोई सैमसंग का, व्योम से पूछा ही नहीं गया, व्योम से किसी चीज़ पे जानकारी नहीं ली गई। इवन घर में स्कूटर आया तो सब लोग लाल पीली नीली, घर गुलाबी ले आओ, लाई नहीं गई। अब इनकी कोई बात नहीं मानी गई, तो अंततः जब इनको इग्नोर किया जाएगा तो क्या होगा बताओ, अतिवादी हो जाएंगे। सो इसलिए रेडिकल्स वांट मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, जो ज़्यादा है उन्हीं का शासन चलना चाहिए। क्या ये ठीक है कि नहीं? नहीं। तो इसलिए मेजॉरिटेरियन, तो ये शासन भी अच्छा नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, देश में लास्ट में फूट होगी, देश ही टूट जाएगा। ओके, अब देखिए नाउ सर रेडिकल्स की हिंदी में क्या कहते हैं? रेडिकल्स अतिवादी, अतिवादी भी कह सकते हैं, फिर यूनाइटेड नेशन बैठा है, इतना ही बोलो। नाउ 1790 से 80-70 तक क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज क्या हो रहे थे,
फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। are getting fighting for, वो किसके लिए लड़ रहे थे बोलो? फाइटिंग अगेंस्ट मोनार्की ना, अगेंस्ट मोनार्की. Some want liberalism, some favor radicalism, some favor nationalism. सब अलग अलग चीज. और फ्रांस में तो तुमने देखा था कि नेशनलिज्म इन फ्रांस था, नेशनलिस्ट को करते थे कि नहीं. अब कुछ कभी कभी डेमोक्रेटिक भी है, जो डेमोक्रेसी से हो जाओ डेमोक्रेटिक है, वरना जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर भी नेशनलिज्म है. ये बात तुम समझते हो कि नहीं? वहाँ के लोग भी तो अपने देश को प्यार करते होंगे. तो नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक अलग अलग फीचर है. अब देखिए नाउ इन यूरोप क्या हुआ बताइए. लिबरल्स एंड जो लिबरल्स थे एंड अदर ग्रुप wanted to end monarchy. They were inspired by the socialism, natural socialism, widespread in Russia. तो वो लोग किससे इंस्पायर थे? ये देखो सोशलिज्म. अब आप मान लीजिए ये तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये देखो नाउ यहाँ पर यूराल पर्वत है. दिस इज यूराल माउंटेन रेंज. तो यूराल के इधर रशिया था और रशिया का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी था. यूरेशिया. साइबेरिया यहाँ से ऊपर. ऊपर वाला. अब देखो जो भी हो रशिया दोनों जगह फैला हुआ है, क्योंकि उसने पोलैंड पे भी कब्जा कर लिया, बहुत समय तक कब्जा रहा. तो ये लोग चाहते थे, देवर इंस्पायर्ड. यहाँ फ्रांस था, यहाँ जर्मनी था, नीचे इटली था, यहाँ ग्रीस था, यहाँ नीदरलैंड था, यही स्विट्जरलैंड, सब अलग अलग, इंग्लैंड, अलग अलग देश हैं. सो दीज वर नॉट बाई लिबरलिज्म, दे वर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द नेचुरल सोशलिज्म विच वॉज फाउंड इन रशिया. रशिया में नेचुरल सोशलिज्म क्या था बताइए? नेचुरल सोशलिज्म था. और इस समय यहाँ जार का शासन था, जार निकोलस का शासन था. जार इतना भ्रष्ट शासक था और इतना करप्ट शासक था कि जब ये जापान कि वहां पर अगर उसने एक पेड़ लगा दिया तो 10 लोग उसकी पहरेदारी करेंगे कि ये पेड़ मरा तो हम मरे. ऐसी इतना क्रूर शासक और करप्ट भी बहुत था. इसने वहां की जो 90% फार्मर्स थे, रशिया में कोई रिवोल्यूशन नहीं आया ना, इसने कभी रिवोल्यूशन लाया, जार की वजह से नहीं आ पाया, नहीं तो पूरी दुनिया में रिवोल्यूशन फैला. तो जार ने कभी यूरोप से रिवोल्यूशन यहाँ आने नहीं दिया, किसी की इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं होने दी. ओके, तो अब इस वजह से यहाँ के लोग क्या करते थे, ग्रुप में अपना काम करते थे. नेचुरल उनमें कम्युनिटी की फीलिंग थी अपने को बचाए रखने के लिए. इवन जार इतना खराब था कि जब जापानी सेना यहाँ आई, इन पर छोटा सा जापान है, उसने कहा आइए आइए हमारे जार को मारिए. और उसने आया और जापानी सेना ने तहलका मचा दिया पूरे रशिया में. ये तब की बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की. 1939 से 45 तक चला है ना. तो 1940 से इसने तहलका मचाना शुरू किया. इसने यहाँ के कितने सैनिकों को मार डाला, 60 सैनिकों को मार डाला. फिर सिर्फ सैनिकों को ही नहीं मारा, उसने जापानियों ने यहाँ गन्ने को पेरने वाली मशीन ले ली, उसमें रख रख के लोगों को पीसना शुरू कर दिया. जितनी क्रूरता से जापानी लोगों ने यहाँ नरसंहार किया, यही नहीं किया, चाइना में भी किया. और फिर उसके बाद जो यहाँ की लेडीज थी उनको ब्रॉथल्स खोल दिए, वेश्या खाने में ले गए. इतनी ज्यादा दुर्दशा की कि इनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करना पड़ा जापान में. और हिरोशिमा और नागासाकी, इसी को रोल कर दो तो यही अमेरिका यहाँ मार दिया था. रोल दो तो यहाँ पे एक अमेरिका है कि नहीं, और वही रोल कर दो तो यहीं इसके बगल में. तो इस पे बम गिरा, ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई.
आज भी वहाँ लोग लूले लंगड़े पैदा होते सर क्योंकि सर इसने तो पहले अटैक करा था हैं। ना, अब इसके बाद सुनिए, तब से सर यूएस ने वार्निंग भी दी थी सर। अब देखिए, हार्बर में अटैक किया। जब यहाँ पर ये हो गया, इसके बाद जापान से बोला कि तुम अपनी आर्मी नहीं रखोगे और आज तक की डेट हो गई इसकी कोई आर्मी, तुम सर, बहुत US क्रूर protection हो, देता तुम्हें है। आर्मी रखने का हक नहीं। तब से 45 से कितने साल हो गए, 55 और 24, 80 साल हो गए। अब इसने जाके 1 लाख लोग इकट्ठा किए, नहीं हम आर्मी रखेंगे, हमें चाइना तंग कर रहा है। तो आप समझ सकते हो अगर जापान ने आर्मी रख ली तो क्या हालत, क्योंकि जापानी तो नेशनलिस्ट होते ही हैं। ठीक है, तो आपने जार की बात समझ ली कि उस समय जार का शासन था। ओके, अब देखो, दैट इज दे वांटेड टू, सुनो इस बात को, इस सेंटेंस के लिए, दे वांटेड टू एंड मोनार्की, हाउएवर दे वर इंस्पायर्ड बाय, दैट इज सोशलिज्म इन फार। ये कौन सा है बताइए, ये हो गया वेस्ट, और वो क्या हुआ ईस्ट। यहाँ से उधर चली जाओ, ये सब ओरिएंटलिस्ट है, हम सब ओरिएंटल हैं, और ये वेस्टर्न है, वेस्टर्न सोसाइटी। और ये कैसे सोसाइटी है, पूर्वी सभ्यता यानी ओरिएंटलिस्ट। ठीक है कि नहीं। सो ये किससे इंस्पायर्ड थे, यूरोप के लोग, दे वर इंस्पायर्ड। सर लेकिन सर रशिया इंस्पायर हुआ था यूरोप से सर। अब ये देखो, यहाँ नेचुरल सोशलिज्म था, बाकी आगे हम बता देंगे कि और क्या क्या था। कई कई जो वहाँ पर हैं, कैसे इमर्ज हुआ, धीरे धीरे दोनों चीज़ें चलेंगी। ठीक है कि नहीं। तो इंस्पायर्ड बाय नेचुरल, देखो चलिए, इंस्पायर्ड बाय नेचुरल सोशलिज्म। अभी बता रहे भावनाथ की बात, वो लोग किससे इंस्पायर्ड थे बताइए, नेचुरल सोशलिज्म। हाउएवर सोशलिज्म कुड नॉट सक्सीड इन यूरोप। सोशलिज्म क्यों नहीं सक्सीड हो पाया बताओ यूरोप में, तो मोनार्की वो बता दिया। बोले वहां पूंजीवाद था, सब यूरोपियन ने तब तक अपने इंडस्ट्रीज वो बना रखे थे कॉलोनी, भारत से ले जाते थे स्टीमर में भर भर के पैसा अपने घर इकट्ठा किए थे। तुमसे कहा जाए बांट दो अपना पैसा, लोगों में बांटोगी, तो क्या सोशलिज्म को पसंद करेंगे कि नहीं आपकी पूंजी कुछ नहीं है, चलो सब लोग एक एक घर में रहो, ये सब छोड़ो, कोई रहेगा। सो दे वर इंस्पायर्ड। हाउएवर ये लोग किससे थे इंस्पायर्ड, इसी में एक जर्मन का कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स मजदूरों की तरफ से लड़ता था, कई बार जेल भी गया था। ठीक है, वो इन्हीं के साथ स्टीमर में यहाँ वहाँ यात्रा करता फिर था। उससे पहले 2 लोगों ने बताया था। वो हम अभी दिखाएंगे, अभी थोड़ी थोड़ी बातें बताने, फिर हम क्रम से बताएंगे। कार्ल मार्क्स इसी में कहा था, ये जर्मनी है। फिर उसने मजदूरों की अपनी संस्था बनाई। उसने क्या किया, अब उसने बताया कि कम्युनिस्ट बेस्ड होना चाहिए। कम्युनिज्म तो हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो सोशलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो उसने बताया कि मजदूरों के पास पावर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी एक तरीके से दैट इज आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक है कि नहीं। हाउएवर मैं ये कह रहा हूँ, सोशलिज्म, व्हाई द सोशलिज्म वाज अनसक्सेसफुल इन यूरोप, बिकॉज दे वर कैपिटलिस्ट, दे डोंट वांट टू शेयर देयर मनी। अभी भी जो बड़े लोग हैं वहाँ पर, आप यूरोप में देखें, पैसे वाले बहुत हैं। जो भी पैसे वाले हैं 50 या 60% जो डोमिनेटिंग है, वही डोमिनेट कर रहे हैं हर जगह। इवन दे आर ऑपरेटिंग इंडिया फ्रॉम देयर। जो तुम जॉर्ज सोरोस और दूसरे लोगों की बात सुनते हो ना, हाँ, तो वो वहीं के लोग हैं। वो पैसा देते हैं कि इंडिया में सब कुछ उनके हिसाब से चले। ओके, सो सोशलिज्म वाज नॉट सक्सेसफुल। हाउएवर कार्ल मार्क्स, द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स इंस्पायर्ड रशिया टू इमर्ज आउट फ्रॉम ज़ारिस्ट स्टेट। उसकी आइडियोलॉजी यहाँ का था कार्ल मार्क्स, जर्मनी का। आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स हैज नेवर वर्कड फॉर एनी कंट्री ऑफ यूरोप। हाउएवर ideology of Karl Marx has inspired रशिया and to throw out Tsarist government. तो Tsarist government को throw out करने के लिए and ultimately his ideology worked in Russia and socialism, how the socialism has established in Russia.
रशिया में कैसे इस्टेब्लिश हुआ, इस चीज़ के बारे में हम परसों देखेंगे।